कैसे हो? बढ़िया। हेडिंग दो। 3 टॉपिक है इसमें टोटल। आरटी एक्ट है, आरटी रूल्स हैं और निजी विद्यालय हैं। वो लिखा है ना उधर, आरटी रूल्स लिखा है और राजस्थान के संदर्भ में ही। और तीसरा है निजी विद्यालयों में प्रवेश से संबंधित बातें, वो इनका ही भाग है दोनों का। लिखो आरटी, हेडिंग दो, ये लिख लिया। चलो अब मैं कुछ बातें बता देता हूं, फिर हम बात शुरू कर रहे हैं। देखो सबसे पहले तो मैं ये पूरा परिचय आपको लिखवाऊंगा, है ना। हाँ, सबसे पहले तो मैं ये परिचय लिखवाऊंगा आपको समझा के, फिर हम आएंगे एक्ट के ऊपर, उसके बाद में आएंगे रूल्स के ऊपर। ठीक है, ये है भारत के संदर्भ में और ये है किसके, राजस्थान के संदर्भ में। क्योंकि आरटी एक्ट 2009 की धारा 38 ये कहती है कि हर राज्य अपने भौतिक परिवेश के अनुसार बदलाव करके नियम ला सकता है, और उसी धारा की पालना में राजस्थान सरकार ने भी आरटी रूल्स लेके आए। देखो एक में एक्ट लिखा हुआ है, एक में क्या लिखा हुआ है, रूल्स लिखा हुआ है। एक्ट हमेशा पार्लियामेंट लाती है, रूल्स स्टेट लाता है। रूल्स में बदलाव करना बहुत आसान होता है, एक्ट में बदलाव करने के लिए पार्लियामेंट में वापस जाना पड़ता है। ठीक है, तो अब देखो ये दो बातें हैं। अब परिचय लिखेंगे, उसके बाद में मैं कुछ चीज़ें आपको और क्लियर करता हूँ। आप सभी के पास में आरटीई के पेज दिए हुए हैं, ठीक है। ये हूबहू वेबसाइट से नोट किए हुए, छोटा मोटा कुछ संशोधन मैंने मेरे स्तर पे किया है, और शब्द कम करने के उद्देश्य से भावनाएं चेंज नहीं करी है, और कुछ बाद में चेंजेस हुए वो भी नोट करके डाले हुए हैं। अब मैं आपको एक बिंदु बताता हूँ, ये 3 पार्ट दिए हुए, 3 पार्ट से सवाल 7-8 से कम मुझे नहीं लगता कि आएंगे। 5-6 सवाल डेफिनेटली आएंगे, और कहीं से भी कोई भी धारा पूछी जा सकती है। तो सबसे पहली बात, मैं इस परिचय के बाद में जब ये रूल्स पढ़ाऊंगा तो मैं आपको मेन पॉइंट नोट करवा दूं, अंडरलाइन करवा दूंगा कि इन बिंदुओं का रिवीजन के वक्त ध्यान रखना। बाकी पूरे एक्ट को ही आप थोरोली पढ़ लेना 1-2 बार। जब भी फ्री बैठते हो पेज को पास में रखो, जब भी फ्री बैठते हो एक आधी धारा देख लो, डिस्कस कर लो। इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें आप कितनी धाराएं लिखोगे, 38 और 29 सारी धाराएं लिखोगे, समय खराब करना। ये ऑलरेडी मेरे हाथ से सब कुछ चीज़ें व्यवस्थित की हुई हैं। आप इन पेजेस को अपनी कॉपी में लगा देना। फिर भी आप चाहते हो कि नहीं हम शॉर्ट में लिखेंगे तो और भी अच्छी बात है। आप, मैं समझा रहा हूँ आपको, आप घर जाके लिखना चाहते हो तो उन, मैं अंडरलाइन सभी आज अभी आपको करवा दूंगा। 2-3 क्लासें लगेगी अंडरलाइन में भी। उन अंडरलाइंस को अगर आप चाहते हो कि भाई हम लिख लेंगे तो लिख लेना, कोई बात नहीं। लेकिन अगर चाहते हो कि इतना समय नहीं है तो ये 5 पेज है, कितने हैं, बस ये पेज आपको पढ़ने ही पड़ेंगे, बार बार पढ़ने पड़ेंगे। क्योंकि पिछली बार के आप हेडमास्टर के फर्स्ट ग्रेड के अगर आप पेपर देखोगे ना तो उसमें आपने देखा कितना अंदर जा जा के सवाल किए इन्होंने। और चूंकि 3 पार्ट दिए हैं आरटी के, तो 3 पार्ट दिए हैं ना, तो वो प्रश्न कहीं से भी पूछ सकते हैं। अगर मैं आपको कुछ चीज़ें छुड़वा दूं कि ये छोड़ दो ये छोड़ दो, और कल को अगर वहीं से सवाल बन गया ना तो दिक्कत हो जाती है। तो 6-7 पेज अगर बार बार पढ़ोगे ना तो मोटी मोटी बातें आपके दिमाग में बैठ जाएगी। और कुछ बातें मैं आपको ऑलरेडी लिखवा दूंगा, वो तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। तो
दोनों को कॉम्बिनेशन करते हुए चलेंगे। आज हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन पे, ठीक है। तो आप सबसे पहले ध्यान से सुनिए, फिर हम बात को शुरू करते हैं। बेसिकली देखो हुआ क्या था, आज़ादी के समय भारत का एकमात्र रियासत थी बड़ौदा। कौन सी? बड़ौदा। बड़ौदा में निःशुल्क एजुकेशन थी, जहाँ पे शिक्षा बिल्कुल फ्री थी और उस शिक्षा के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं था। वो भारत की एकमात्र रियासत थी। गांधी जी खुद वहाँ गए कई बार, और गांधी जी जब भी कहीं पर भी जाते थे तो बड़ौदा की रियासत का एग्जाम्पल हर जगह जाके देते थे कि मैंने मेरे जीवन में ऐसी भी रियासत देखी जहाँ पे एजुकेशन फ्री। अब आप सोचो कि 1910-15 के अंदर, आज की बात है ये, तो 100 साल पहले फ्री एजुकेशन लेना अभी तो नॉर्मल लग रहा है, लेकिन उस समय बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि इतनी इनकम नहीं होती थी, इतने विद्यालय, टीचर्स वगैरह, ये फैसिलिटीज़ कहाँ थी। तो बड़ौदा राज्य में एजुकेशन फ्री थी। फिर क्या हुआ, बड़ौदा चूंकि गुजरात महाराष्ट्र का एरिया है, और गुजरात महाराष्ट्र तो अब बने हैं 1960 में, पहले ये पूरा का पूरा मुंबई प्रांत था। पूरा का पूरा क्या था? बम्बई प्रांत था। तो बड़ौदा उस समय बम्बई प्रांत का हिस्सा था। अभी तो वो गुजरात में हो गया, लेकिन पहले वो बम्बई प्रांत का हिस्सा था, और तिलक भी वहीं रहने वाले थे और गोखले भी वहीं के थे। तो तिलक और गोखले ने मिलके ब्रिटिश सरकार को 1913 में एक प्रस्ताव दिया था कि भारत भर में ये नियम लागू कर दो आप, 1913 के अंदर, कि आप पूरे भारत में ये नियम बना दो कि एजुकेशन हम फ्री कर दो। तो अंग्रेजी मन ही मन हो चुके, थारा बाप भैया कौन दे मैं तो नियम बना दूं तो है कहीं तो मैं लूट लिया पूरा ही। उन्होंने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया, और ठुकराना ही था। फिर बात दब गई। फिर 1937 के अंदर गांधी जी की वृद्धा योजना आई, 37 के अंदर। गांधी जी ने सेम यही सिफारिश थी, बस 6 की जगह 7 वर्ष लिखा कि 7 वर्ष से ऊपर के बच्चे जो है 14 वर्ष तक के, आपको ये याद नहीं रखना, आपको तो खाली नीति पे आने से पहले संविधान में क्या प्रावधान है वही लिखेंगे हम, लेकिन ये सामान्य जानकारी होनी चाहिए, क्या पता कोई ऐसा छोटा मोटा सवाल ही आ जाए कि कहाँ निःशुल्क व्यवस्था थी। तो गांधी जी ने वृद्धा योजना लाई और उसमें निःशुल्क शिक्षा की बात की, परंतु वापस बात वही आई कि पैसे कौन देगा। और गांधी जी का दुर्भाग्य ये था कि जिस साल योजना आई उसके ठीक 1 साल बाद में विश्व युद्ध शुरू हो गया, वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार 1939। और वर्ल्ड वार स्टार्ट हो गया तो फिर सीधी सी बात है कि ब्रिटिश सरकार तो अपने आप को बचाने में लगी थी, हुआ हिटलर हालत खराब कर दी मेरी। लंदन के ऊपर बम गिराए जा रहे थे, ब्रिटेन में प्रधानमंत्री चर्चिल जाए हाथा चढ़े कर तो रूजवेल्ट हम के बचा दे, मालिक मार दिया है, क्या हिटलर। अमेरिका का राष्ट्रपति बोला उसको कि बचा तो देंगे, लेकिन हमारी रूजवेल्ट ने कहा कि हमारी बात माननी पड़ेगी, क्या भारत जैसे देशों को आज़ाद करें ना तो थन भारत में की लेन देन, तो मन भारत में लेन देन यह है कि तू आज़ाद करी यदि मारो व्यापार हो तो है, नहीं तो मैं व्यापार कैसे करूं भारत में, दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है वो भारत न छोड़ न दुनिया पूरा देश आज़ाद कर दूं, मैं भारत को नहीं करूँ, वो तो चीज़ ही ऐसी है। ठीक है तो लुट जाओ, मारे को क्या है। फिर इस तरह से वो ब्रिटेन तो बचने में लगा हुआ था, जान बचाने में, भारत की एजुकेशन कौन शुरू करे। उधर जापान ने मारना शुरू कर दिया ब्रिटेन को, हुआ प्रशांत महासागर में निकले आ जाएगा, डा 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 थे अंडमान निकोबार तक आ गया, सुभाष चंद्र बोस ले आए हैंगन बेड़ा करी। तब इन्होंने बंदरगाह बंद किए बंगाल के। गांधी जी कहो कि अंग्रेजों ने कहे थे जाओ न थोड़े कारण मनो जापान मार दई, इन जी बिना फालतूरा अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। उसके पीछे कारण क्या था? सेकंड विश्व युद्ध, सेकंड वर्ल्ड वार में जापान की सेना भारत की तरफ इसलिए बढ़ रही थी कि इंग्लैंड भारत पर शासन कर रहा था और जापान इस कारण भारत को बर्बाद करना चाह रहा था। तो वो क्या, मैं तो फ्री फोकट रहे मर रहा हूं। गांधी जी गए क्या करो बिली थे जाओ रहा विश्व युद्ध खत्म हुआ जब पाछा आया रहा भले तो हमें थे जाओ क्या क्या मोहन जापान ई जी मार दी। तब इन्होंने कहा कि अंग्रेजों भारत छोड़ो और जल्दी छोड़ो गए। तो ऐसी स्थिति में गांधी जी की योजना कौन लागू करे, फेल हो गई, अस्तित्व में नहीं आई। फिर जब भारत आजाद हुआ तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर
प्रावधान रखा, लेकिन नीति निर्देशक तत्वों में रखा, स्टेट डायरेक्टिव पॉलिसी एसडीपी में रखा। नीति निर्देशक तत्व ऐसे तत्व होते जो सरकार को निर्देशन देते हैं कि इन पर नीति बनानी चाहिए आपको। नीति निर्देशन तत्व सलाह देता है गवर्नमेंट को। तो उसके आर्टिकल 45 में लिखा है कि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देनी चाहिए, इस पर सरकार को कोई काम करना चाहिए भविष्य में। डॉक्टर अम्बेडकर बहुत समझदार थे, उनको पता है कि अभी इनके पास रिसोर्सेज नहीं है, अभी ये कर नहीं सकते। अभी शिक्षा को मौलिक अधिकार बना देंगे ना, तो सरकार के पास में संसाधन नहीं और सरकार चाह के भी इनको उपलब्ध नहीं करवा पाएगी। तब उन्होंने क्या किया, अधिकार कर्तव्य में नहीं लिखा, नीति निर्देशक तत्वों में लिखा कि सरकार को देना चाहिए, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देनी चाहिए। ये लिख के वो चले गए। 2002 में जाके 86वां संविधान संशोधन किया उस आर्टिकल 45 को लागू करने के लिए, जो डॉक्टर अम्बेडकर ने उस समय डाला। और 86वें संविधान संशोधन में इन्होंने शिक्षा को मौलिक कर्तव्य बनाया आर्टिकल 51A में, और ये लिखा कि एक राज्य को 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा देनी चाहिए, राज्य का कर्तव्य है। और साथ में 86वें संशोधन में यह भी लिख दिया कि यह बच्चे का मौलिक अधिकार भी है शिक्षा प्राप्त करना। देखो कर्तव्य और अधिकार क्या होता है ना, शादी विवाह होते हैं या गणेश उत्सव हो, तो गणेश उत्सव हो तो जर जर में डेग बीजो गणेश जी तो खुद कंफ्यूज हो गया कि भजन मारो है बीजू करो है। पचे उगीर महीना बॉलीवुड रो तड़को और अंग्रेजों रत गीत आवे को एड़ा एड़ा हैंग भेड़ा कर मिक्स गीत बनाए। तो गाना बजाना हमारा अधिकार है, लेकिन दूसरे के स्वास्थ्य का ध्यान रखना हमारा कर्तव्य है। तो संविधान में अधिकार के ठीक बाद कर्तव्य लिखे हुए हैं कि अधिकारों का प्रयोग ऐसे ना करो कि सामने वाले के अधिकार का हनन हो। इसलिए अधिकारों के साथ में जोड़ा हुआ शब्द है कौन सा, कर्तव्य, कि अधिकारों का उपयोग करते हुए कर्तव्यों का ख्याल रखना है। ऐसे नहीं हो कि तो मैं टैप बजा सकता, अरे टैप तो बजाए, ध्वनि प्रदूषण के कारण कई लोगों की हार्ट अटैक से डेथ हो जाएगी। ये तो फिर आप अपने अधिकार का गलत उपयोग कर रहे हो। इस समय इन्होंने कर्तव्य लिखा सरकार का कि सरकार की ड्यूटी बनती है कि वो बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दें। अब सरकार की ड्यूटी है और जनता का अधिकार है। जनता को अधिकार दिया कि आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो कि हमें अधिकार है अब, क्योंकि जब भी मौलिक अधिकार दिया जाता है तब हम सुप्रीम कोर्ट में जाके रिट लगा सकते हैं। थे तो पॉलिटिकल पढ़ी उड़ाई विद्वान पंडित हो गया हमें तो। अब 86वें संविधान संशोधन में आर्टिकल 21A के तहत शिक्षा को एक मौलिक अधिकार बनाया गया। मौलिक अधिकार बनाने के बाद राज्य का बाउंड हो गया, राज्य बाध्यकारी हो गया कि अब शिक्षा निःशुल्क देनी ही पड़ेगी। तब इन्होंने राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 लाया। अब राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 86वें संविधान संशोधन के तहत किए गए उपबंध, जिसमें शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में लागू किया गया, उसकी पालना में लाया गया। अगर शिक्षा को मौलिक अधिकार नहीं बनाते ना तो आरटी एक्ट कभी भी नहीं आता। मौलिक अधिकार बना दिया, और मौलिक अधिकार बनाने के बाद उस बात को लागू करने के लिए राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 लाया गया। 26 अगस्त 2009 को राष्ट्रपति ने इसके ऊपर सिग्नेचर किए, और फिर 1 अप्रैल 2010 को पूरे भारत में सिवाय जम्मू कश्मीर के इसको लागू किया। 2019 में जम्मू कश्मीर में भी लागू हो गया। तो अब जो आरटी एक्ट बेसिकली जो आया, यह आया है आपके 2002 के उस आर्टिकल के कारण, जिसमें लिखा है कि देश के नागरिकों का 6 से 14 वर्ष के नागरिकों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा लेने का अधिकार है।
उसकी पालना में आरटी एक्ट 2009 लाया गया। अब दिक्कत ये आती है कि भारत जैसे जो डाइवर्सिटी वाले देश है ना, जहां विविधताएं बहुत है, अलग जातियां, धर्म, भाषाएं, संस्कृति, क्षेत्र, नस्लें, सब अलग अलग है, शिक्षा का स्तर, तब एक एक्ट को पूरे देश पे समान रूप से आप लागू नहीं कर सकते, क्योंकि हर देश की जरूरत अलग है। तमिलनाडु में एजुकेशन का स्तर अलग है, तो राजस्थान में अलग है, मेघालय में उसका अलग है, कर्नाटक में अलग है। हर स्टेट की अपनी एजुकेशन की जरूरतें अलग अलग है। तब इस एक्ट की धारा 38 जो लास्ट धारा थी, उसमें यह कहा गया कि हर राज्य अपने भौतिक परिवेश के अनुसार, अपनी जरूरतों के अनुसार अपना खुद के रूल्स ला सकती है इस एक्ट के अनुसार, मगर ध्यान रहे कि वो मूल भावनाओं के साथ छेड़छाड़ ना करें। एसएमसी बना नहीं है, वो तो बनेगी, बस उसमें आप थोड़े बहुत सदस्य ऊपर नीचे कर सकते हो। इसका मतलब ये नहीं है कि एसएमसी बनेगी जिसमें 8 के 8 आदमी ये होंगे, ऐसा नहीं कर सकते आप। आपको मूल भावना एक्ट की नहीं बदलनी है, बाकी आप अपने स्तर पे एक्ट ला सकते हो। तो इस तरह से सभी राज्यों ने अपने अपने राज्य के अंदर, राजस्थान ने भी, राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा नियम 2010 सबसे पहले लाया, लेकिन वो खारिज हो गया क्योंकि उसमें कुछ प्रावधान ऐसे थे जो मूल भावनाओं को क्रॉस कर रहे थे। तब दोबारा चेंज करके लाए राजस्थान अनिवार्य एवं निःशुल्क बाल शिक्षा नियम 2011, और वो आज भी चल रहे हैं और हमारे कोर्स में दोनों ही रखे गए हैं। तीसरा बिंदु जो हमारे कोर्स में, वो है निजी विद्यालयों में प्रवेश की प्रक्रियाएं। तो निजी विद्यालय में जो 25% बच्चे आरटी की तहत आते हैं, उस पूरी प्रक्रिया को इस नियम में भी समझाया है, एक्ट में भी, उस नियम में भी समझाया है। तो वो तीसरा पार्ट अलग नहीं है, बल्कि इस दोनों एक्ट और रूल्स का भाग है। ठीक है, तो अलग से उसको नहीं देखना, मैं बताऊंगा कहां पे वो भाग शामिल हुआ है। तो अब थोड़ा परिचय लिख लें, लिखो। अब देखो इसमें क्या है, एक बार मैं फिर थोड़ा सा बता देता हूं, फिर शुरू करते हैं। देखो सबसे पहली बात हमें क्या ध्यान रखनी है, बड़ौदा की। बड़ौदा की बात हो जाएगी, उसके बाद में हम आगे लिखेंगे गांधी जी की 1937 की योजना। ये थोड़ा सा बेसिक परिचय एक लाइन में लिख लेंगे हम। 1913 का प्रस्ताव, ठीक है। फिर स्टेट डायरेक्टिव पॉलिसी, नीति निर्देशक तत्व, आर्टिकल 45। उसके बाद में आपके कौन सा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, कौन सा, 86, साल कौन सा, 2002 पढ़ेंगे। और इसी की अनुपालना में फिर आया कौन सा, आरटी एक्ट 2009, ठीक है। और इसकी पालना में आया रूल्स 2011, ठीक है। तो यात्रा बड़ौदा से शुरू होगी और राजस्थान पे आके खत्म होगी। सिर्फ 718 किलोमीटर की डिफरेंस है दोनों के बीच में, ज्यादा नहीं है। लिखो, पूरा बनाना है, ऐसे क्या करके बना, लिखवा लेता हूं, लिखो। स्वतंत्रता पूर्व, हाँ परिचय में लिखो। स्वतंत्रता पूर्व बड़ौदा एकमात्र ऐसी रियासत थी, बड़ौदा एकमात्र ऐसी रियासत थी, बड़ौदा एकमात्र ऐसी रियासत थी जहां निःशुल्क शिक्षा दी जाती थी, निःशुल्क शिक्षा दी जाती थी। शिक्षा दी जाती थी। वर्ष 1913 में गोखले व तिलक ने, वर्ष 1913 में गोपाल कृष्ण गोखले व बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक, तिलक ने देश भर में
निःशुल्क शिक्षा की वकालत की थी। निःशुल्क शिक्षा की वकालत की थी, परंतु सफल नहीं हुई। परंतु सफल नहीं हुई। तत्पश्चात तत्पश्चात 1837 में, सॉरी 1937 में गांधी जी की वर्धा योजना, वर्धा शहर है, वर्धा नदी भी है, वर्धा योजना में भी निःशुल्क शिक्षा की बात कही गई। वर्धा योजना में भी निःशुल्क शिक्षा की बात कही गई। निःशुल्क शिक्षा की बात कही गई, परंतु द्वितीय विश्व युद्ध के कारण, द्वितीय विश्व युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कारण, द्वितीय विश्व युद्ध के कारण यह लागू नहीं हो पाया। यह लागू नहीं हो पाया। ठीक है, लागू नहीं हो पाया। फिर अगले पैराग्राफ में लिखना, भारत के संविधान के नीति निर्देशक तत्वों के नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद 45 में, अनुच्छेद 45 में अनुच्छेद 45 में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा देने का सुझाव राज्य को दिया, देने का सुझाव राज्य को दिया। अब देखो इसने क्या लिखा था, इस आर्टिकल 45 को मैं थोड़ा सा और एलोबोरेट करता हूँ। यहाँ लिखा हुआ आर्टिकल 45 आपके संविधान पढ़ा, थोड़ा नहीं पढ़ा? चलो मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताता हूँ। इसमें ये लिखा था 45 के अंदर, इसमें कहा था कि जितने भी स्टेट हैं, राज्य, अब इसमें यहाँ राज्य का मतलब देश से होता है, क्योंकि राजस्थान राज्य नहीं है पॉलिटिकल साइंस की परिभाषा में। पॉलिटिकल साइंस कहता है कि राज्य उसे कहा जाए जिसमें निम्न 5 तत्व हो, सॉवरेंटी हो जिसके पास, संप्रभुसत्ता, संप्रभु जैसे बोल सकते हो, प्रभुसत्ता जैसे आप कह सकते हो। प्रभुसत्ता का मतलब होता है जो किसी भी बाहरी क्षेत्र से आदेश प्राप्त न करें, उसे हम कहते हैं संप्रभु स्टेट, सॉवरेन स्टेट बोलते हैं। अब आपको पता है कि राजस्थान ये आदेश प्राप्त किया ना, आरटी एक्ट भारत सरकार से प्राप्त किया और लागू करे पड़े। इस हिसाब से भारत सोवरेन है, राजस्थान सोवरेन नहीं है। भारत सोवरेन इसलिए कि भारत किसी भी दूसरे देश के कानूनों के बाध्यकारी रूप से लागू नहीं कर सकता। अमेरिका नहीं कह सकता कि भारत को ये करना है, क्योंकि भारत एक संप्रभु राष्ट्र है। तो राज्य उसे कहा जाता है जिसके पास में संप्रभुता हो, अर्थात किसी भी बाहरी सरकार, शासन, सत्ता, शक्ति से कोई आदेश मानना उसके लिए बाध्यकारी न हो, उसे हम कहते हैं राज्य। इस परिभाषा के आधार पे भारत राज्य है, इंडिया इज ए स्टेट, और राजस्थान राज्य नहीं है। इस परिभाषा, तो पॉलिटिकल साइंस में राजस्थान राज्य ही नहीं है। फिर 12वीं में की पढ़ी हो तो 12वीं में राजनीतिक सिद्धांत किताब थी, उसमें एक पाठ था शक्ति, सत्ता, वेदता, संप्रभुता। तो उस संप्रभुता रे महीना पहली लाइन ओज लिखी थी, पढ़ी कौन?
पढ़ी कौन? हाँ मैं बोल दूँ, मारे साइंस थी मारे है। हाँ राजनीति हती कौन, साइंस हती, खैर थे तो कोई बात नहीं, भूगोल एरिया है, साइंस एरिया है। तो इस आर्टिकल में क्या लिखा है कि राज्य जो है, यहां पे राज्य का मतलब है भारत से, राज्य संविधान के लागू होने के 10 साल के भीतर, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कमेंसमेंट हो जाएगा, लागू हो जाएगा, उसके 10 साल के भीतर 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दे देनी चाहिए। चाहिए क्योंकि नीति निर्देशक तत्व आदेश तो दे ही नहीं सकता, न उसको कोर्ट से लागू करवाया जा सकता, वो तो सरकार की नीति निर्देशक तत्व है, नीति बनाने वाले, निर्देशन देने वाले तत्व है वो मजबूरी नहीं है कि नहीं करना ही पड़ेगा। लेकिन जब सरकार कानून बनाती है तो नीति निर्देशक तत्वों का हवाला देती है। जैसे ईडब्ल्यूएस को आरक्षण दिया तो एक नियम था कि 50% क्रॉस नहीं हो सकते। तब सरकार ने क्या गेम खेला, सरकार ने कहा कि नीति निर्देशक तत्वों के इस फलाने आर्टिकल, मुझे आर्टिकल याद नहीं है, आर्टिकल में लिखा है कि आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए सरकार विशेष व्यवस्था कर सकती है कि पालना में हम भारत के आर्थिक पिछड़े वर्ग को आरक्षण देने की हेतु संविधान में ये विधेयक लाते हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्थिक आरक्षण नया शब्द जोड़ दिया और 10% ईडब्ल्यूएस को आरक्षण दिया। तो जब इंदिरा साहनी का मामला उठा, इंदिरा साहनी मामले में कहा गया था कि 50% से ज्यादा राज्य आरक्षण नहीं दे सकता, लेकिन उस केस में एक शब्द लिखा हुआ था कि वो सामाजिक आरक्षण नहीं दे सकता। इन्होंने कहा कि हम कौन सा दे रहे हैं, तीकांड थे, हैंग, शांत हो जाओ। सुप्रीम कोर्ट शांत और सरकार तो खेल ही रही थी। क्यों? क्योंकि 50% की जो लिमिट है वो सामाजिक रूप से आरक्षण के ऊपर है, आर्थिक रूप से आरक्षण का अर्थ उस पूरे संविधान में कहीं प्रावधान नहीं है, वो अब हम जोड़ रहे हैं। यों करें मानो दे दी आरक्षण लेकिन हम तो आरक्षण से बाहर हो गए क्योंकि सौभाग्य से तनख्वाह ज्यादा हो गई हम हैं जनरल में, अभी भी जनरल में ही है, आरक्षण देने के बावजूद भी जनरल में बताओ थे। इस प्रकार पूरे राजस्थान में 83% आरक्षण हो गया। लड़कों के लिए सिर्फ 17% सीट बची है जनरल के लड़कों के लिए, बाकी हैं सीट आरक्षित हो चुके हैं। और हमें हैं त्यासी ओबीसी वाला रहे ईट मजू की फौजी है गुड़ है, अब खत्म कर दो बस। अब देखो मैं वापस उस बात पे आ रहा हूं। तो नीति निर्देशक तत्वों में ये लिखा था कि 10 साल के भीतर जब संविधान लग जाए, 10 साल के भीतर 14 साल तक के बच्चों को एजुकेशन अनिवार्य रूप से दे देनी चाहिए। इतनी बात लिखी हुई थी आर्टिकल 45 के अंदर, अभी भी लिखी हुई है। और सरकार ने इसी बात को आधार बना के 86वां संविधान संशोधन लाया। इसको चैलेंज नहीं कर सकते फिर, क्यों? क्योंकि हमने नीति निर्देशक तत्वों को फॉलो करके ये बात की है। अब अगर नीति निर्देशक तत्वों में ऐसी बात नहीं होती ना, तो सुप्रीम कोर्ट में कोई भी जाके चैलेंज कर देगा कि फ्री गलत है। तब सरकार अपना पक्ष कैसे रखेगी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नीति निर्देशक तत्व हमें कहते हैं कि कानून बनाना है। तब सुप्रीम कोर्ट थोड़ा पीछे खिसक जाता है। क्यों? क्योंकि नीति निर्देशक तत्व संविधान की मूल भावना है और नीति निर्माता, संविधान निर्माताओं ने उसको लिखा है, तो आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते। तो आर्टिकल 45 बड़ा महत्वपूर्ण है और इसी के बेस पे अब जब आप किसी संविधान संशोधन को पढ़ोगे ना, इसमें तो शायद लिखा हुआ नहीं है, इसमें नहीं है, बाकी बिल नहीं है, ये बिल होता ना तो मैं आपको बताता। बिल में लिखा होता है, विधेयक में लिखा होता है कि उस अनुच्छेद की पालना में ये बिल ला रहे हैं हम, ताकि उसको कोई भी सुप्रीम कोर्ट में स्टे न लेके आए। तो आगे लिखो, पैरा छोड़ के लिखना। 45 में ये किया गया है, तो लिख लिया। इस अनुच्छेद में लिखा है कि, इस अनुच्छेद में लिखा है कि संविधान लागू होने के 10 वर्षों के भीतर
संविधान लागू होने के 10 वर्षों के भीतर राज्य, अब ये मत समझना कि संविधान ने राजस्थान को कहा, उस समय राजस्थान था भी नहीं, उस समय कई राज्य नहीं थे। राजस्थान आज वाला राजस्थान उस समय थोड़ी था, वो तो हमारा 7वां चरण आया 1956 के अंदर, और उस समय 1 नवंबर को जाके राजस्थान बना है। राजस्थान कब बना? और गुरुमुख निहाल सिंह राज्यपाल बने कब? 1 नवंबर को शपथ ली। नियुक्ति कब हुई? अक्टूबर में हुई है, 1 दिन पहले। प्रश्न आ गया ना कि राजस्थान के प्रथम राज्यपाल गुरुमुख निहाल सिंह की नियुक्ति हुई 1 नवंबर को की हो तो गलत हो जाए। ठीक है, 30 है कि 31 तारीख है? एक दिन आड़ में ला गए तो 31 से 30 तारीख देख लेना। आरएस में अभी सवाल आया और सभी ने गलत किया। फिर आपत्ति और लगाई, जबकि राजस्थान के राजभवन की वेबसाइट पे लिखा है कि इस तारीख को गुरुमुख निहाल सिंह को अपॉइंट कर लिया और 1 तारीख को उसने कार्य ग्रहण किया है। तो भी न हरमावेन में आपत्ति हैंगे ठोके छोरे ले मारी किताब में लिखो, किताबों की करे लिखो अपॉइंटमेंट लेटर 30 तारीख रो मोटी ना, किताब में लिखो कई ठन गलत हुए तो वही ठे भी गई ठे कौन। तो इस प्रकार राजस्थान तो था ही नहीं उस समय। तो इसमें क्या लिखा कि राज्य संविधान लागू होने के 10 वर्षों के भीतर 14 वर्ष तक की आयु के, राज्य क्वेश्चन भारत लिख लो, 14 वर्ष तक की आयु के 10 वर्षों के भीतर तो लिख ही लिया, पचे कौम करे लिखो 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करें। शिक्षा की व्यवस्था करें करें बोलिए ना बात करें। अच्छा वो पूरा 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था हाँ करें। ठीक है भाई, 14 वर्ष तक रे टाबरों न पूरा न पढ़ा दो 10 साल और मई यहाँ लिख लो नो सर, हमें की बोल तो दियो मैं भाई। संविधान लागू होने के 10 वर्षों के भीतर राज्य क्या करना है? 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करें। क्लियर? नीचे पैरा छोड़ के लिखना, इसकी अनुपालना में हिंदी रूप में जो गुड़ है, इसकी अनुपालना में वर्ष 2002 में है, हाँ, इस अनुच्छेद की पालना में वर्ष 2002 में संसद में 86वां संविधान संशोधन पारित हुआ। 86वां संविधान संशोधन हुआ, ठीक है, जिसमें प्रावधान रखा गया कि, फास्ट बोल रहा हूं या थे घने पेन यूज कर रहा हूं, जिसमें प्रावधान रखा गया कि पहला, राज्य अपनी रीति द्वारा, राज्य अपनी रीति मतलब तरीके द्वारा, मतलब राज्य मन पड़े जो शिक्षा देनी है वो अपने तरीके से दें। राज्य अपनी रीति द्वारा 6 से 14 वर्ष 6 से 14 वर्ष तक की आयु वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करें।
शिक्षा की व्यवस्था करें। इसे अनुच्छेद 51 क के अंतर्गत, इसे अनुच्छेद 51 क के अंतर्गत, 51 क के अंतर्गत क लिखो चाहे ए लिखो चाहे एक लिखो, एक ही बात है ना। अंग्रेजी में लिखेंगे तब ये यूं आ जाएगा 51 ए, हिंदी की भाषा में लिखेंगे तब लिख लेके क, गणित की भाषा में लिखेंगे एक, लैटिन की भाषा में लिखेंगे ए, ठीक है। नॉर्मल भाषा आई कौन, हिंदी की भाषा, हिंदी की भाषा एक ऐसी लिखते हिंदी में, भरतहारों की संस्कृत की भाषा प्रथमा उठा दो, ठीक है। 51 एक के अंतर्गत इसे मौलिक कर्तव्य बनाया गया। 51 ए के अंतर्गत इसे मौलिक कर्तव्य बनाया गया, ठीक है, मौलिक कर्तव्य बनाया गया। और दूसरा प्रावधान लिखिए 86 में संविधान संशोधन का, देश के नागरिकों को, देश के नागरिकों को शिक्षा का मौलिक अधिकार दिया गया, शिक्षा का मौलिक अधिकार दिया गया। इस हेतु संविधान में अनुच्छेद 21 ए, यहां पहुंच रहा कौन याद है रे, पॉलिटिकल वेग जी हमारे हैंग बहुत बढ़िया है। अनुच्छेद 21 ए जोड़ा गया, जोड़ा गया, यहां तक ठीक है। तो 86 में संविधान संशोधन के अंतर्गत शिक्षा के इस निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा जो है ये, इसको कर्तव्य भी बनाया गया, अधिकार भी बनाया गया। अब इसका एक सवाल कैसे पूछा, अभी बीच में किसी एग्जाम में यूपीएससी ने पूछा कि निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है, फिर नीचे आया ऑप्शंस में नीति निर्देशक तत्वों में, मौलिक कर्तव्यों में, मौलिक अधिकार में, तीनों में ही है ना, तीन ही लिखे हो ना, 45, 51, 21 उपयुक्त तीनों, क्योंकि पहला उल्लेख कहां हुआ, नीति निर्देशक तत्वों में, दूसरा उल्लेख कहां हुआ, मौलिक कर्तव्य में, तीसरा उल्लेख कहां हुआ। अब बताओ, इतने जब उल्लेख हुए हैं तो सरकार को आरटी लाना ही पड़ेगा। अब सरकार के पास बचने का कोई विकल्प नहीं था, इसलिए तीसरा पैराग्राफ लिखो। आर्टिकल 21 ए की अनुपालना में, मारा यार ये अनुपालना आड़े, तो आर्टिकल 21 ए की अनुपालना में समझते हो, स्कूल में जाओ बचता हो ना, डेली अर्जी लिखनी पड़ रही है कि प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के आदेश क्रमांक F01 क्रामासी सी बाड़मेर के आदेश की अनुपालना में बारिया पूरा दिन लिख सो, पूरा दिन अनुपालना दिन रे 4 डाक बनाओ नहीं तो 4 बार तो कम से कम अनुपालना लिखना ही देता हूं, ठीक है। अनुपालना मतलब बिहाफ ऑफ, उसके बिहाफ में, हाँ। अनुच्छेद 21 ए की अनुपालना में भारत सरकार ने 2 जुलाई 2009 को अब मैं बार बार ये बड़ा नाम नहीं लिखना, सिर्फ इतना लिख लो RTE, है ना, राइट टू एजुकेशन। अब अपन इस पूरे बड़े नाम को छोटे में तब्दील कर रहे हैं, RT लिखेंगे हर बार, है ना। अनुच्छेद 21 ए की अनुपालना में भारत सरकार ने 2 जुलाई 2009 को
लिख लिया। 2009 को आरटीई को स्वीकृति प्रदान की, आरटीई को स्वीकृति प्रदान की। स्वीकृति प्रदान करने का मतलब ये होता है कि हाँ अब आप बिल ला सकते हो संसद में। ये केंद्रीय मंत्रिमंडल स्वीकृति देता है। क्वेश्चन में लिख लो केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृति दे दी। ठीक है ना, स्वीकृति को समझ गए ना। स्वीकृति में क्या होता है, कैबिनेट कह देती है कि हां अब आप बिल ला सकते हो। बिना स्वीकृति के बिल नहीं आता। और स्वीकृति में यह भी कहा जाता है कि बिल कहां लाना है, राज्यसभा में कि लोकसभा में। इस स्वीकृति के बिहाफ पर अनुपालना में 20 जुलाई 2009 को राज्यसभा में बिल पहली बार रखा गया और पारित हुआ। लिखो तत्पश्चात, अब तारीखें आप ऐसे क्रमवार भी लिख सकते हो। तत्पश्चात 20 जुलाई 2009 को आरटीई विधेयक राज्यसभा में पारित हुआ। 20 जुलाई 2009 को आरटीई विधेयक राज्यसभा में पारित हुआ। देखो विधेयक को हम इंग्लिश में कहते हैं बिल। क्या कहते हैं, बिल। देखो क्या होता है ना, बिल जब आपकी पार्लियामेंट की प्रोसीजर से गुजर जाएगा तब वो एक्ट बनेगा। राज्यसभा में पास, फिर लोकसभा में पास, या अगर पहले लोकसभा में रखा है तो लोकसभा में पास, फिर राज्यसभा में पास, फिर अंतिम हस्ताक्षर, और फिर अधिनियमित कौन करेगा, संसद करेगी। कौन करेगा, क्या लिखा है, संसद द्वारा अधिनियमित। ए सवाल आयो हेडमास्टर 2011 में हैंगर मजो कर दियो। बड़ो सरल सवाल तो कि आरटीई 2009 को किसने अधिनियमित किया, संसद, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति। ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट ने संसद की जगह राष्ट्रपति को दी प्रायोरिटी, जबकि ये खुद मैं लेके आया उसका बिल खुद, जिसपे क्या लिखा है, भारतीय गणराज्य के 60वें वर्ष, भारतीय गणराज्य के 60वें वर्ष में संसद द्वारा यह अधिनियमित होता है। इसको अधिनियमित कौन करता है, कोई भी एक्ट हो, अधिनियमित शब्द आ जाए ना, संसद करता है। ठीक है, हाँ ये बात है कि राष्ट्रपति स्वीकृति देने के बाद संसद अधिनियमित करता है। राष्ट्रपति की स्वीकृति है 26 अगस्त 2009 को। राष्ट्रपति जब हस्ताक्षर करेगा तब संसद अधिनियमित करने के लिए रेडी है। राष्ट्रपति ने वीटो डाल दिया तो थोड़ा दिन वेट करना पड़े। अब 20 जुलाई को लिख लिया, 20 जुलाई को यह राज्यसभा में पारित हुआ। तत्पश्चात 4 अगस्त 2009 को, 4 अगस्त 2009 को इसे लोकसभा में पारित करवाया। लोकसभा में पारित करवाया। लोकसभा में हो गया। अब सीधी डेट कौन सी याद रखनी, 26 अगस्त। अब राज्यसभा लोकसभा से गुजर गया। अब आगे लिखोगे तत्पश्चात, ये तत्पश्चात बड़ा दुख दिया है हमारे साथ, शब्द होने नहीं, लिखो तदुपरांत। ए ठीक है, तत्पश्चात ठीक है ना, यहां तदुपरांत लिख लो। यहां तत्पश्चात 26 अगस्त 2009 को, 26 अगस्त 2009 को आरटीई विधेयक पर, आरटीई विधेयक पर राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किए। अच्छा, वो अधिनियमित का मतलब क्या है, अधिनियमित, अधिनियमित लागू नहीं किया, राष्ट्र संसद लागू नहीं करता। लागू करने का काम कार्यपालिका का है। तो की कहना चाहो, हमारे से खुलो कौन जाओ, मानो की करनो है, थाना उत्तर करनो है।
अधिनियमित का क्या मतलब है, मतलब क्या माने है इसको? पारित। तो फिर अधिनियमित लिखियो क्या, मत पारित लिख लेता है रूप में, ये पारित हुआ। अधिनियमित का मतलब होता है कि जब कोई बिल एक्ट बनता है ना, तो एक्ट बनने का ठप्पा लगाना क्या कहलाता है? ए अधिनियमित के। समझ गए बात को? भाई राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किए, अब वो बिल रहा, ये बताओ? नहीं रहा ना। फिर उसके ऊपर पार्लियामेंट की सील लगती है, वहां पे कॉर्नर पे जाके सील लगती है कि अब यह बिल बिल नहीं रहा, अब ये क्या बन गया है? इसे कहते हैं अधिनियमित करना। फिर सरकार तय करती है, कार्यपालिका, कि इसको लागू कब करना है। उसी दिन से वो क्रियान्वित होगा। और ये देखो, इसमें एक भाषा पढ़ी है आप, कि वह उस तारीख को लागू होगा जब केंद्र सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करें। और ये तारीख तय कौन सी की इन्होंने? 1 अप्रैल 2010, ठीक 8 महीने बाद लगभग। तो क्रियान्वयन करने का काम कार्यपालिका का है, वो लोग करेंगे। कार्यपालिका में मंत्री वगैरह सब आते हैं। अधिनियमित करने के बाद में क्रियान्वयन का काम कब होगा? जब केंद्र सरकार तय करेगी। जैसे जम्मू कश्मीर के अंदर 370 आर्टिकल हटाया 5 अगस्त को, हटा दिया। 5 अगस्त को हटाने के बाद में कहा कि अब सरकार तय करेगी कि ये कब, किस तारीख को ये नियम लागू होगा। तब सरदार वल्लभ भाई पटेल के एकता दिवस के अवसर पर इन्होंने कहा कि उस दिन से हम इसको लागू मानेंगे। तो अधिनियमित की तिथि और क्रियान्वयन की तिथि एक हो ये जरूरी नहीं है, और दोनों की अथॉरिटी अलग है। और मैं थोड़ा पॉलिटिकल साइंस में घुस गया। अब लिखो इसको। क्या लिखा? राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर करवा दिए, करा दिया। हाँ, हमें लिखो, राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किए, हस्ताक्षर कर लिए। हाँ, फिर हस्ताक्षर के उपरांत, हस्ताक्षर के उपरांत, ये माखीड़ा दुख दिया, हमारा पूरा बोर्ड खराब करे घड़ी घड़ी। हस्ताक्षर के उपरांत संसद द्वारा इसे अधिनियमित किया गया। संसद द्वारा इसे अधिनियमित किया गया। संसद द्वारा इसे अधिनियमित किया गया। अधिनियमित किया गया। तत्पश्चात लिखे, अधिनियमित किया गया। तत्पश्चात तत्पश्चात 1 अप्रैल 2010 से 1 अप्रैल 2010 से इसे संपूर्ण भारत में लागू किया गया। इसे संपूर्ण भारत में लागू किया गया। कोष्ट में लिख लो, सिवाय जम्मू कश्मीर के। ठीक है, सिवाय जम्मू कश्मीर के। और नीचे नोट करके डाल दो कि धारा 370 हटने के बाद 2019 में जम्मू कश्मीर में भी यह अधिनियम लागू हो चुका है। धारा 370 हटने के बाद, धारा 370 हटने के बाद वर्ष 2019 में जम्मू कश्मीर में भी यह लागू हो चुका है। लागू हो चुका है। और अब नोट करके एक बात डाल दो, इस अधिनियम, नोट नहीं सीधे डाल दो, इस अधिनियम में कुल 7 अध्याय, इस अधिनियम में कुल 7 अध्याय, 38 अनुच्छेद, 38 अनुच्छेद और 1 अनुसूची, शेड्यूल है। 7 अध्याय,
38 अनुच्छेद अथवा हैंग पढ़ना है, 38 ही, टेंशन मत लो, और एक अनुसूची है। ध्यान रखना अब 39 हो चुके हैं, लेकिन जो मूल अधिनियम था उसमें कितने थे? 38। अगर ये पूछे ना कि वर्तमान में आरटीई में कितने अनुच्छेद है? 39। वर्तमान शब्द लिखियोड नहीं आवे तो होगा 38। ये मैं आगे क्लियर करवाऊंगा। और अंत में एक नोट करके डाल दो कि भारत दुनिया का 135वां देश बना, भारत दुनिया का 135वां देश बना जिसने अपने नागरिकों को शिक्षा का मौलिक अधिकार दिया, शिक्षा का मौलिक अधिकार दिया। एक 135वां देश है भारत जिसने शिक्षा का मौलिक अधिकार दिया। पहला देश नॉर्वे है, पहला देश नॉर्वे ना, नॉर्वे है पहला देश, नॉर्वे है जिसने मौलिक अधिकार दिया था शिक्षा का। ठीक है, अब कल हम इस बात को और आगे बढ़ाएंगे, 2-3 दिन में आराम से इसको समझ लेंगे, ज़्यादा लोड लेना नहीं, मैं आपको इसमें सरलीकरण कर दूंगा, बस फिर आप अपने रिवीजन में कमी मत रखना, ये याद हो जाएगा। पढ़ना तो पूरा ही पड़ेगा। देखो आरटी एक्ट इन्होंने 3 पार्ट दिए, छोटा सा कहीं अटका देते तो चल जाता। अब वो किसी, हालांकि ये भी है कि 38 में से लगभग 20 धाराएं महत्वपूर्ण हैं,